नमस्कार दोस्तों, श्री श्याम क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हम वेटनरी से संबंधित जितनी भी वैकेंसी आती है ऑल ओवर इंडिया में और जो आपके एग्जाम होते हैं वेटनरी के, उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, इन सभी की क्लासेज बना करके आपके लिए डालते रहते हैं। तो आप भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ सके। और जितने भी भाई वेटनरी से जुड़े हुए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है, जैसे आपने हमारे इस चैनल पर प्यार और सपोर्ट बनाए रखा है, आगे भी इसी तरीके कंटिन्यू रखें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें। आज का पहला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, घोड़े के आमाशय के कितने भाग होते हैं? घोड़े के आमाशय के आपको भाग बता देने हैं दोस्तों, कितने होते हैं? 4 भाग, 2 भाग, 1 भाग या 3 भाग। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि भाग किस प्रकार से क्या होते हैं। तो दोस्तों, घोड़ा एक है नॉन रूमिनेंट्स यानी अरुमंथी जानवर होता है। तो अरुमंथी जानवरों के आमाशय के केवल और केवल एक पार्ट होता है। जो रूमंथी होते हैं, रूमिनेंट्स होते हैं, उनके 4 पार्ट होते हैं। और जो आभासी होते हैं, स्यूडो रूमिनेंट्स होते हैं, उनके 3 भाग होते हैं। तो जो घोड़ा है आपका अरुमंथी नॉन रूमिनेंट्स होता है, इसीलिए इसके आमाशय के कितने भाग होते हैं? 1 भाग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका है, ऊंट के आमाशय का कौन सा भाग अनुपस्थित होता है? ओमेज्म, एबोमेज्म, रूमन, रेटिकुलम। दोस्तों, जो ऊंट का ओमेज्म भाग होता है यह अनुपस्थित होता है। कौन सा भाग दोस्तों अनुपस्थित होता है? ऊंट के अंदर ओमेज्म भाग जो होता है यह अनुपस्थित होता है। ऊंट एक प्रकार का आभासी सजीव होता है दोस्तों, आभासी एनिमल होता है, स्यूडो रूमिनेंट्स होता है। एबोमेज्म, रेटिकुलम और रूमन तो उपस्थित होते हैं और जो ओमेज्म होता है ये अनुपस्थित होता है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्ता किस प्रकार का सजीव प्राणी होता है? रूमंथी, अरूमंथी, आभासी या ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो दोस्तों, जो कुत्ता होता है एक प्रकार का नॉन रूमिनेंट्स होता है, अरूमंथी जानवर होता है। इसके भी आमाशय के केवल और केवल 1 भाग होता है, 1 पार्ट होता है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि रूमंथी जानवरों में सत्य आमाशय किसे कहा जाता है? ट्रू स्टोमक किसे कहा जाता है? जो रूमिनेंट्स एनिमल होते हैं ट्रू स्टोमक किसे बोलते हैं? रूमन, रेटिकुलम, ओमेज्म या एबोमेज्म। तो दोस्तों, राइट आंसर होगा जो ट्रू स्टोमक होता है ये एबोमेज्म कहलाता है। कौन से पार्ट को कहेंगे आमाशय के ट्रू स्टोमक? एबोमेज्म को। दोस्तों, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, क्लासेस को शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ऊंट किस प्रकार का सजीव जानवर होता है? आभासी सजीव, रूमंथी, अरूमंथी या कोई नहीं। तो दोस्तों, मैंने आपको बता दिया है ऊंट के आमाशय के 3 भाग उपस्थित होते हैं। एबोमेज्म होता है ये अनुपस्थित होता है, इसीलिए इसे स्यूडो या आभासी रूमिनेंट्स बोल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, घोड़े का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों, घोड़े का वैज्ञानिक जो नाम होता है ये इक्विस कैबालिस बोलते हैं, यानी इक्विस कैबालिस जो होता है घोड़े का वैज्ञानिक नाम होता है मेरे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आता है आपका, भारतीय ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? दोस्तों, हमने भारतीय ऊंट क्यों बोला है? क्योंकि ऊंट 2 प्रकार के होते हैं, एक कुबड़ वाले ऊंट और 2 कुबड़ वाले ऊंट। तो प्राथमिकता है कि भारत के अंदर एक ही कुबड़ वाले ऊंट उपस्थित होते हैं। हालांकि आपको लद्दाख जैसे एरिया में 2 कुबड़ वाले ऊंट भी मिल जाएंगे देखने को, लेकिन प्रायिकता है कि भारत के अंदर एक ही कुबड़ वाले ऊंट पाए जाते हैं। तो आपको एक कुबड़ वाले ऊंट का वैज्ञानिक नाम बताना है। तो दोस्तों, एक कुबड़ वाले ऊंट का जो वैज्ञानिक नाम होता है कैमिलस ड्रोमीडेरियस होता है। कैमिलस ड्रोमोडेरियस भारतीय ऊंट का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा मेरे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, कैनिस फैमिलियरिस किस जानवर का वैज्ञानिक नाम होता है? कैनिस फैमिलियरिस आपको बता देना है किस जानवर का वैज्ञानिक नाम होता है। मिथुन का, भेड़ का, कुत्ते का या घोड़े का? तो दोस्तों, घोड़े का हमने पहले ही देख लिया, तो बच गया है डी कुत्ता। ऑप्शन नंबर सी कुत्ता। कैनिस फैमिलियरिस जो होता है वैज्ञानिक नाम कुत्ते डॉग का होता है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 341 दिन किस जानवर का गर्भकाल गर्भ पीरियड होता है? ठीक है, ऊंटनी का, गाय का, हाथिन का, घोड़ी का। बात करें दिनों के अंदर
तो यानी 11 माह और 11 दिन दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये घोड़ी का 341 दिन कौन से जानवर का होता है? घोड़ी का गर्भकाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि ऊंटनी का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऊंटनी का गर्भकाल 290 दिन, 190 दिन, 390 दिन या 350 दिन। तो दोस्तों ऊंटनी का जो गर्भकाल होता है 390 दिनों का होता है। कितना होता है? 390 दिनों का मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कुतिया का गर्भकाल कितने दिन का होता है? जो दोस्तों कुतिया का गर्भकाल बता देना है आपको। 3 दिन 3 माह, 4 दिन 4 माह, 2 दिन 2 माह, 5 दिन या 5 माह। तो दोस्तों जो कुतिया का गर्भकाल, बिच्च का गर्भकाल होता है ये 2 दिन 2 माह यानी 2 माह 2 दिन का होता है। ठीक है, लगभग बोल सकते हैं 62 दिनों तक का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, घोड़ी की प्रसव क्रिया को क्या कहते हैं? या बोल सकते हैं घोड़ी के ब्याने की जो प्रक्रिया होती है, क्रिया होती है, उसे क्या बोला जाता है? तो दोस्तों घोड़ी की जो ब्याने की क्रिया होती है उसे फोलिंग बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? घोड़ी के प्रसव क्रिया को फोलिंग बोलते हैं मेरे दोस्तों। क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो एक बार फिर से बोल रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें दोस्तों। इसी तरीके से हम जो बीएसएफ का आपका जो एग्जाम होने वाला है वेटरनरी हेड कांस्टेबल का, उसके लिए कंटिन्यू आपके लिए तैयारी करवाते रहेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि घोड़ी की समागम की क्रिया क्या कहलाती है? क्वेश्चन क्या है? घोड़ी की समागम की क्रिया क्या कहलाती है? यानी घोड़ा और घोड़ी जब आपस में मैटिंग करते हैं, सेक्स करते हैं, तो उसकी जो क्रिया होती है उसे क्या बोला जाता है? सर्विंग, कवरिंग, टपिंग या कपलिंग। तो दोस्तों इस क्रिया को बोला जाता है कवरिंग, यानी घोड़ी की जो समागम की क्रिया होती है उसे बोलते हैं कवरिंग मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, कुतिया के प्रसव क्रिया को क्या बोला जाता है? यानी कुतिया के ब्याने की जो क्रिया होती है उसे क्या बोला जाता है? तो कुतिया के ब्याने की प्रक्रिया जो होती है दोस्तों वेल्पिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वेल्पिंग मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है, ऊंटनी के समागम की क्रिया, सेक्स मैटिंग की जो क्रिया होती है ऊंटनी की, उसे क्या बोला जाता है? तो ऊंटनी की जो समागम की क्रिया होती है लखाना उसे बोला जाता है मेरे दोस्तों। क्या बोलेंगे? ऊंटनी की समागम की क्रिया को लखाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आता है, घोड़े के मांस को क्या बोला जाता है? यानी घोड़े की जो मीट होता है, मांस होता है, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? तो घोड़े का जो मांस होता है उसे बोलते हैं चेवालिन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कुत्ता किस प्रजाति का जानवर होता है? कुत्ते की आपको प्रजाति बतानी है, यानी जाति बतानी है। तो दोस्तों जो कुत्ता होता है ऑप्शन नंबर डी कैनाइन प्रजाति का सजीव प्राणी होता है। किस प्रजाति का? कैनाइन प्रजाति का मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका है, घोड़ा किस प्रजाति का जानवर होता है? घोड़े की आपको स्पीशीज बतानी है, कौन से प्रकार का होता है। दोस्तों जो घोड़ा है, हॉर्स है, ये इक्वाइन प्रजाति का स्पीशीज का प्राणी होता है, इक्वाइन प्रजाति का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बदियाकरण किए हुए घोड़े को किस नाम से जाना जाता है? जब घोड़े को बदियाकरण कर दिया जाता है, उसकी जो शुक्राणु वाहिकाओं को काट दिया जाता है, शुक्र वाहिकाओं को, तो उस घोड़े को क्या बोला जाता है? गिल्ड या ग्लेडिंग। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर करेंगे, गिल्ड या ग्लेडिंग बोला जाता है बदियाकरण किए हुए घोड़े को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, बदियाकरण किए हुए कुत्ते को क्या कहा जाता है? जब कुत्ते के शुक्र वाहिका को काट करके बांध दिया जाता है, उन्हें शुक्र वाणु को बाहर नहीं निकाल पाती हैं, यानी बदियाकरण कर दिया गया कुत्ते का, तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? एल्टर्ड डॉग बोला जाता है। बदियाकरण किए हुए डॉग को क्या बोलते हैं? एल्टर्ड डॉग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल, यानी बात कर रहे हैं अपन एनआरसीसी की। इसकी बात कर रहे हैं एनआरसीसी की। तो दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर, बीकानेर, अजमेर, जोधपुर। तो दोस्तों ये बीकानेर के अंदर स्थित है, और बीकानेर में भी कहाँ पर दोस्तों? जोहड़बीड़ के अंदर स्थित है मेरे दोस्तों, जोहड़बीड़, बीकानेर। ठीक है, राइट आंसर क्या करेंगे? बीकानेर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक ऊंट फार्म शुरू करने के लिए कम से कम कितने ऊंट अपने को आवश्यकता होती है? यानी आपको अगर एक ऊंट का फार्म शुरू करना है, एक फार्म, तो उसके लिए कम से कम कितने ऊंटों की आवश्यकता आपको पड़ेगी? दोस्तों कम से कम आपको एक ऊंट और एक गाड़ी की आवश्यकता पड़ती है एक ऊंट फार्म स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सिंगल साइड लाइन विधि
किस जानवर को नियंत्रित करने की विधि होती है? जो सिंगल साइड लाइन विधि होती है यह किस जानवर को नियंत्रित करने की विधि होती है मेरे दोस्तों? तो यह घोड़े हॉर्स को नियंत्रित करने की विधि होती है सिंगल साइड लाइन। ठीक है, अगला और क्वेश्चन आता है अपना, घोड़े को प्रतिदिन कितने लीटर पीने की पानी की जरूरत होती है? 20 लीटर, 40 लीटर, 36 लीटर या 30 लीटर? तो दोस्तों घोड़े को एक दिन में प्रतिदिन 36 लीटर के लगभग पीने की पानी की आवश्यकता होती है। कितने लीटर मेरे दोस्तों? 36 लीटर पीने की पानी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऊंट को प्रतिदिन पीने की पानी की कितनी आवश्यकता होती है? ऊंट को प्रतिदिन पीने के पानी की कितनी आवश्यकता होती है दोस्तों? 20 से 40 लीटर ऊंट को पीने की पानी की आवश्यकता होती है। डेली के डेली उसे कितना पानी चाहिए? 20 से 40 लीटर मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऊंटनी में थनों की संख्या कितनी होती है? ऊंटनी के अंदर दोस्तों आपको थनों की संख्या बता देनी है, 2, 6, ऑप्शन नंबर सी 8 है, ऑप्शन नंबर डी 4। तो दोस्तों राइट करेंगे ऑप्शन नंबर डी 4। ऊंटनी में थनों की संख्या कितनी होती है मेरे दोस्तों? 4 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुतिया में थनों की संख्या कितनी होती है? कुतिया के अंदर थनों की संख्या दोस्तों 8, 12, 10 या 14। तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी, कुतिया के अंदर थनों की संख्या कितनी होती है? 10। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, घोड़ी में कौन से दांत अनुपस्थित होते हैं? इंसाइजर, केनाइन, मोलर या प्रीमोलर? तो दोस्तों जो घोड़ी होती है केनाइन दांत अनुपस्थित होते हैं, यानी जो केनाइन दांत होंगे घोड़े के अंदर तो उपस्थित होते हैं और घोड़ी होती है उसके अंदर अनुपस्थित होते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है केनाइन दांतों की घोड़ी के अंदर? 4। ठीक है, तो ये जो 4 दांत होते हैं केनाइन या घोड़ी के अंदर अनुपस्थित होते हैं और घोड़े के अंदर उपस्थित होते हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि घोड़े में स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों घोड़े के अंदर 40 दांत स्थायी होते हैं। अब बात करें तो घोड़े में तो 40 हो गए और घोड़ी के अंदर कितने हो बच गए दोस्तों? 36। और 36 भी कौन से 4 अनुपस्थित कौन से हो गए? केनाइन दांत अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, ऊंट में स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों ऊंट के अंदर आपको बता देना है स्थायी दांत कितने होते हैं। 34, 34 जो स्थायी दांत होते हैं ऊंट के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, घोड़े में फुल माउथ कंडीशन कितने दिनों की में होती है? यानी घोड़े का जो मुंह है दांतों से फुल पूरे दांत कौन सी वर्ष में आ जाते हैं? आपको बता देना है 4 वर्ष, 4.5 वर्ष, 5 वर्ष या 7 वर्ष। तो दोस्तों जो घोड़ा है फुल माउथ कंडीशन 4.5 वर्ष यानी 4.5 साल के अंदर फुल माउथ कंडीशन का हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि ऊंट में फुल माउथ कंडीशन कितने वर्ष में होती है? अब आपको ऊंट के अंदर बता देनी है कि पूरे दांत कब उपस्थित हो जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो ऊंट है यह 7 वर्ष में फुल माउथ कंडीशन का हो जाता है। कितने साल में हो जाता है? 7 वर्ष के अंदर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुत्ते में स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों कुत्ते के अंदर आपको स्थायी दांतों की संख्या बता देनी है 42 यानी 42 जो दांत होते हैं कुत्ते के अंदर स्थायी दांतों की संख्या बताई गई है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, निम्न में से घोड़े का पहचान का तरीका कौन सा है? ईयर टैगिंग, हुफ मार्किंग, हॉर्न मार्किंग या विंग टैगिंग? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। हुफ मार्किंग घोड़े को पहचान करने का तरीका होता है और तरीका भी कौन सा है दोस्तों? अस्थायी तरीका है। ठीक है, घोड़े का पहचान करने का तो तरीका है लेकिन कौन सा तरीका है? अस्थायी तरीका होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, टिविच किस जानवर को नियंत्रित करने का उपकरण है? टिविच जो है दोस्तों हॉर्स घोड़े को नियंत्रित करने का एक प्रकार का उपकरण होता है दोस्तों। अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, घोड़े की सबसे बुद्धिमान नस्ल कौन सी होती है? घोड़े की सबसे बुद्धिमान नस्ल आपको यहाँ पे बता देनी है दोस्तों, जो डी ऑप्शन नंबर डी मणिपुरी जो नस्ल होती है सबसे बुद्धिमान नस्ल होती है घोड़े की। कौन सी? मणिपुरी नस्ल मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, घोड़े की सबसे सर्वोत्तम नस्ल कौन सी होती है? सबसे सर्वोत्तम बेस्ट नस्ल आपको बता देनी है दोस्तों, जो काठियावाड़ी नस्ल होती है घोड़े की सबसे सर्वोत्तम नस्ल बताई गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि घोड़े की कौन सी नस्ल पोलो व मिलिट्री के उपयोग में ली जाती है? घोड़े की ऐसी कौन सी नस्ल है जो पोलो खेल और मिलिट्री के लिए उपयोग में ली जाती है? तो दोस्तों जो मणिपुरी नस्ल है ये पोलो खेल और मिलिट्री के अंदर उपयोग में ली जाती है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, ऊंट की निम्न में से राजस्थानी नस्ल नहीं है। 4 नस्लें आपको इस क्वेश्चन में दी गई है, ऐसी नस्ल छांटनी है जो राजस्थानी नहीं है। बीकानेरी भी है राजस्थानी, मेवाती भी है राजस्थानी
और झालोरी भी है राजस्थानी। तो जो मालवी है यह राजस्थानी नस्ल नहीं होगी मेरे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बीएसएफ के द्वारा ऊंट की कौन सी नस्ल उपयोग में लाई जाती है। जो बीएसएफ होती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो देश की सुरक्षा करती है, तो बॉर्डरों पे कौन से ऊंटों का उपयोग में लेती है। तो दोस्तों जो जैसलमेरी नस्ल के ऊंट है ये बीएसएफ के उपयोग में लाए जाते हैं देश की सुरक्षा के लिए। कौन सा ऊंट? जैसलमेरी नस्ल के ऊंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ऊंट की सबसे छोटी नस्ल कौन सी होती है। तो दोस्तों ऊंट की सबसे जो छोटी नस्ल होती है यह मालवी नस्ल होती है। कौन सी नस्ल हो गई ऊंट की सबसे छोटी नस्ल? मालवी नस्ल में दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऊंट की सबसे सर्वोत्तम नस्ल कौन सी होती है, सबसे बेस्ट नस्ल कौन सी होती है। जैसलमेरी, झालोरी, मारवाड़ी, बीकानेरी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बीकानेरी जो होती है ऊंट की सबसे सर्वोत्तम नस्ल होती है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कैमल डांस व कैमल पोलो के लिए प्रसिद्ध ऊंट की नस्ल कौन सी है। ऑप्शन नंबर सी, जैसलमेरी नस्ल दोस्तों प्रसिद्ध है कैमल डांस व कैमल पोलो के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, स्विमिंग कैमल के नाम से किस नस्ल को जाना जाता है। तैरती हुई जाति की ऊंट की कौन सी होती है। तो दोस्तों जो खराई जाति है इसे स्विमिंग कैमल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मैंग्रोव वनस्पति ऊंट की किस नस्ल का मुख्य भोजन है। मैंग्रोव वनस्पति जो होती है ऊंट की कौन सी नस्ल का प्रमुख भोजन होता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, खराई जो जाति की नस्ल होती है या नस्ल के ऊंट होते हैं उनका प्रमुख भोजन क्या होता है, मैंग्रोव वनस्पति होती है दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे वेटनरी बीएसएफ वेटनरी हेड कांस्टेबल के लिए मोस्ट और इम्पोर्टेंट, और आगे भी हम इसी तरीके से वीडियो कंटिन्यू रखेंगे। तो आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल श्री श्याम क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखें दोस्तों। सभी भाइयों के पास में चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।